बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है रजिस्ट्री के बारे में। कि अगर हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पेमेंट तो हम कर देते हैं, सौदा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, अब रजिस्ट्री अपने नाम पर वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो बनाना है वो कैसे बनाएंगे। आमतौर पे देखा ये गया है कि वकला के पास जाते हैं या फिर पहुंचते हैं कहीं कचहरी में तो कहते हैं जनाब फलां प्लॉट मैंने फलां सोसाइटी के अंदर फलां जगह पे खरीद लिया, प्लॉट, मकान, दुकान, तो जनाब कितनी खर्चा आ जाएगा रजिस्ट्री पे। तो आगे से जवाब ये मिलता है कि जनाब 2 लाख 3 लाख जितना भी। तो हमारा जवाब ये होता है कि 2-3 लाख पाजी को जायज़ लगा दो, कोई मुनासिब कर लो। ये बात जब हम करते हैं ना, जायज़ कर लो, मुनासिब कर लो, इसका मतलब है कि हमें कुछ भी मालूमात रजिस्ट्री के बारे में नहीं। अगर हमें पता हो कि रजिस्ट्री क्या चीज होती है, इस पर कौन सा टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी की नेचर कौन सी होती है, किस इलाके में कौन सा टैक्स नहीं लगता, तो फिर हम कॉन्फिडेंट होके चलने से पहले, घर से निकलने से पहले हम टैक्स कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ चलें और जाके फिर किसी से बात करें कि ये लिखिए और रजिस्ट्री करवाइए, इस पे फलां टैक्स लगेंगे और फलां टैक्स नहीं लगेंगे। अगर आपने हमारा ये वाला लेक्चर पूरा सुन लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप इस काबिल होंगे कि रजिस्ट्री के बारे में आपको फुल कमांड होगी इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिए, देखिए इस वीडियो को जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे रजिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसका सेक्शन 17 कहता है कि जब भी कोई गैर मनकूला प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हरकत नहीं कर सकती, मिसाल के तौर पर जमीन है आपकी, आपका मकान है, दुकान है, प्लॉट, ये चीजें। सेक्शन 17 कहता है कि जनाब जब भी कोई गैर मनकूला जायदाद आप किसी के नाम पे ट्रांसफर करेंगे तो इसको रजिस्टर करवाना जरूरी है। अब इसे ही हम सादा जुबान में कहते हैं रजिस्ट्री, कि रजिस्ट्री करवा लेते हैं। बहुत अहम, बहुत जरूरी। रजिस्ट्री करवाने के लिए सबसे पहली बात, जब आपने किसी से सौदा कर लिया कि जनाब मैं ये दुकान, ये मकान आपसे खरीद रहा हूं, ये जमीन आपसे खरीद रहा हूं, सबसे पहले कॉन्शियस हो, समझदार बने और उस बंदे को कहें कि इसकी फर्द, इसके डॉक्यूमेंट जो हैं वो उसकी कॉपी हमें निकलवा के दें ताकि हम चेक कर लें। उसे चेक करें कि जनाब फर्द आपको अगर देता है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल देता है, आप उसको चेक करें पटवारी के पास या जहां भी रिकॉर्ड मौजूद है कि जनाब इस पे कोई बार तो नहीं है, कि स्टे, कोई ऐसा मामला तो नहीं है, बैंक पे इसने कोई रकम तो नहीं ली हुई इस प्रॉपर्टी के ऊपर। जब आपकी तसल्ली हो जाए कि नहीं जी साफ सुथरी है ये प्रॉपर्टी, उसके बाद आपने रजिस्ट्री के लिए थोड़ी सी मूवमेंट करनी है। और वो उसका आगाज करने से पहले आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, गवाहान होने चाहिए, बड़े रिलायबल किस्म के अच्छे से गवाहान होने चाहिए। और दूसरा, फड़ा तरीके नहीं कि इधर से पकड़ लिया उधर से पकड़ लिया, ऐसा नहीं। गवाहान पक्के होने चाहिए जो कल को जरूरत पड़े तो अदालत में पेश हो सके। गवाहान, उनकी आईडी कार्ड्स की कॉपी, बेचने वाला, खरीदने वाला, उनके आईडी कार्ड्स की कॉपी, जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, कोई फर्द बै वो जारी करवाएं, वो आपके पास होनी चाहिए। साबका कोई रजिस्ट्री अगर आपकी इसी प्रॉपर्टी की बाबत है, वो साबका रजिस्ट्री, इस किस्म के डॉक्यूमेंट आप सारे जमा करें। और सबसे पहले आपने काम ये करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट इंतहाई जरूरी हैं। असल जो चीज है ना इसमें, जो परेशानी वाली और जिसको सीखना है आज हमने इंशाल्लाह, वो है कि टैक्सेस कितनी किस्म के लगेंगे और कौन कौन से लगेंगे। टैक्स जो लगेंगे वो कैलकुलेट करने हैं। कैसे करने हैं, प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक घर खरीदा और उस घर का टैक्स मैंने कैसे, कितना, कौन सा पे किया। आप उसको तवज्जो से अगर सुनेंगे, देखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप भी कैलकुलेट कर सकें। टैक्स कैलकुलेट जो हमने किया उसको स्टाम्प पेपर कहां से लें, ई स्टैंपिंग। अगर गूगल पे आप जाएंगे ई स्टैंपिंग के वेबसाइट पे तो उधर आपको वो 32A का चलान मिल जाएगा, उसको फिल करें, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी वो रिक्वायरमेंट है वो फिल करके तो वो चलान लें। उस चलान को जाके बैंक में तो जमा करवाएं पैसे और उनसे वो आप हासिल करें स्टाम्प पेपर। जितना टैक्स पे करना है उस स्टाम्प पेपर उतने का आपको मिल जाएगा। तो उसके मुताबिक अब वो जो स्टाम्प पेपर आपने हासिल किए बैंक से, जितना आपने स्टाम्प
स्टैंप ड्यूटी वगैरह पे करनी थी, टैक्सेस पे करने थे, वो आपने बैंक से ले लिए। अब बैंक से जो स्टाम्प लिया, इसके ऊपर मुआहिदा लिखना है। मुआहिदा लिखने के लिए किसी अच्छे समझदार वकील साहब या फिर अर्जी नवीस होते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनसे लिखवाइए। और उसके अंदर बहुत एहतियात कीजिए, नाम पता बड़ा दुरुस्त होना चाहिए, बेचने वाले का, लेने वाले का, और कंसिडरेशन यानी जो रकम आपने दी है, एडवांस दिया है, सारा कुछ उसमें मेंशन करें। प्रॉपर्टी के बारे में भी लिखें कि प्रॉपर्टी जनाब ये इसके राइट क्या चीज़ है, इसके दाएं बाएं, इसके आगे पीछे क्या चीज़ें हैं, सड़क है, गली है, मकान है, क्या है, जो कुछ भी है उसका मोहल्ले वकू, वो सारा उसके अंदर मेंशन करें। और ये भी लिखते हैं कि बिला जबरो इकरा होशोवास में मैंने ये ट्रांजैक्शन कर लिया। वो सारा कुछ करके गवाहान के नीचे जनाब आप उनके दस्तखत अंगूठे वगैरह करें, बेचने वाला अपना भी करे। तो ये एक स्पेसिमन सा एक फॉर्मेट तैयार हो गया स्टाम्प पेपर के ऊपर कि हमने क्या करना है। टैक्सेस की बात मैं एंड पे करूंगा, वो प्रैक्टिकल आपको करके मैं दिखाऊंगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट करने। स्टाम्प पेपर था, उसके ऊपर अर्जी नवीस से या वकील साहब ने आपको लिख दिया कि हमारा सौदा इतने इतने में हो गया, ऐसे हो गया जनाब, ये प्रॉपर्टी है, ये भी हो गया। उसके बाद ये सारा कुछ लेके गवाहान को लेके, बेचने वाला खुद भी, वो सारे जाएंगे डॉक्यूमेंट सारे लेके। ये जो आपने तैयार किया, रजिस्ट्री जो बनानी है, इसकी कॉपीज कुछ करवा लें, कुछ 4-5 कॉपीज भी करवाएं। पहुंच जाएं आप रजिस्ट्रार ऑफिस। अब रजिस्ट्रार ऑफिस क्या है? रजिस्ट्रार ऑफिस ये होता है कि जहां रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर किया जाता है। आमतौर पे ये अगर आप देखें तो तहसीलदार के पास ये पावर्स होती हैं, या फिर एसी के पास ये पावर्स होती हैं कि वो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार की खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। उनके पास आप पहुंच जाएं, बताएं कि ये जनाब ये इतने इतने टैक्स पे करने थे, फलां प्रॉपर्टी है, तो उसकी बाबत हमारा सौदा हुआ है, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो सारा ये है। वो क्या करेंगे, वो आपसे जो हिसाब किताब सारा लगा के कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। आपकी फोटोज बनेंगी उधर कंप्यूटर सेक्शन में कि गवाहान की, बेचने वाले की। तो उसके बाद जनाब वो आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि पैसे पूरे मिल गए हैं, नहीं मिले, क्या हुआ है, कुछ थोड़े बहुत सवाल जवाब। अब वो ये सारा कुछ करके, फीस वगैरह जमा करके सारा मुकम्मल हो जाएगा, तो वो स्टैंप्स वगैरह लगाएंगे। और कुछ दिनों के बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, आपको ओरिजिनल जो है रजिस्ट्री वो आपके हैंड ओवर कर देंगे, नंबर शंबर लगा के। और बाकी जो है कुछ कॉपीज इधर उधर, वो जो भी मामलात होते हैं, जिस जिस महकमे को चाहिए उधर उधर वो पहुंचा देंगे। और रजिस्ट्रार जो है जब रजिस्ट्री करेगा तो उसकी एक कॉपी रिकॉर्ड में अपने पास भी रखेगा, रजिस्टर के अंदर दर्ज भी करेगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी, इनका सौदा इस तरह हो गया, ये गवाहान थे, उनके क्वाइफ वगैरह लिख के, और साथ एक रिकॉर्ड में कॉपी महफूज रखेगा। एक फायदा रजिस्ट्री करवाने का ये भी है, एक तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आप लिखी पड़ी बात हो गई कि आप मालिक हो गए, और दूसरा ये कि कभी रजिस्ट्री गुम हो जाए तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके तो रजिस्ट्री निकलवा सकते हैं, नई डुप्लीकेट वहां से निकलवा सकते हैं। तो यूं आपको हफ्ते 10 दिन के बाद वो हैंड ओवर कर देंगे रजिस्ट्री। जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं है, वो बंदा रजिस्ट्री, ये बै का वो सौदा नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, फिर उसे जमीन परचेज नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जो मालिक ही नहीं है, अब्बा की चाचा की प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, तो इस पे गौर करना है कि ऐसी प्रॉपर्टी कभी परचेज नहीं करनी। अगर इसमें आप गार्डियन है, सेल करने वाला, बेचने वाला जो है, मकान, दुकान या प्लाट वगैरह जो बेच रहा है, वो गार्डियन है। गार्डियन ये होता है कि कोई किसी बच्चे के नाम जायदाद है, तो ये उसका गार्डियन कोर्ट के जरिए पॉइंट हुआ है कि मैं देखभाल करनी है, इसके पेरेंट्स नहीं है, बड़ा कोई नहीं है, बच्चे ही हैं, इनके नाम जायदाद है, लेकिन बच्चों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, उनको अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इसके लिए जरूरी है कि बच्चों की कुछ प्रॉपर्टी सेल करूं। इसको कहते हैं गार्डियन। कोर्ट के जरिए गार्डियन बना है कि इसकी प्रॉपर्टी की टेक केयर कर रहा है, बच्चों की टेक केयर कर रहा है। अब गार्डियन को ये करना है कि कोर्ट से, गार्डियन कोर्ट से उसको इजाजतनामा भी लेना है कि मुझे इजाजत दी जाए कि मैं बच्चों की प्रॉपर्टी सेल करूं। गार्डियन कोर्ट से इजाजत लेके वो भी साथ लगाना होगी सेल करने के लिए। जब हम ये सारी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो इसमें इंतकाल फीस भी एक होती है, तो वो भी साथ हम जमा करवा देते हैं। नॉर्मली 300 होती है, तो 300 रुपया इंतकाल फीस भी जमा हो जाती है। बाज दफा जब ये सारी रजिस्ट्री मुकम्मल हो गया प्रोसेस, इंतकाल पटवारी ने चढ़ाना होता है। यहाँ पे पटवारी साहब बदनाम होते हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं कोई खर्चा पानी दो। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उसको कहना है कि भाई जब रजिस्ट्री करवाई है तो उसमें इंतकाल की फीस हमने जमा करवा दी है, तो अब हम एक्स्ट्रा चार्जेस आपको बिल्कुल पे करने वाले नहीं। अगर फिर भी वो
पटवारी साहब आपसे जनाब मांगते हैं कुछ पैसे, तो एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख के एसी को दे दें, नहीं तो तहसीलदार को दें, पटवारी साहब ठीक हो जाएंगे, आपको सल्यूट किया करेंगे। रजिस्ट्री हो जाने के बाद आपका कोई हक बाकी नहीं फिर रहता, पैसे पहले से पूरे ले लेने चाहिए बेचने वाले को, और खरीदने वाले को ये तसल्ली करनी चाहिए कि जो हम पैसे उसको दे रहे हैं वो बड़े एहतियात से दें। पैसे मसलन आप पे ऑर्डर के जरिए दें या फिर आप उसको चेक दें ताकि वो अपने अकाउंट में जमा करवाए। कल को रिकॉर्ड होगा कि मैंने ये पेमेंट की है और उसके बदले में ये रजिस्ट्री करवाई है। रजिस्ट्री में बाज़ दफ़ा लोकल कमीशन भी अपॉइंट हो जाता है कि किसी वकील साहब को कहते हैं कि जनाब आप लोकल कमीशन बन जाएं और हमारे बिहाफ पे इनके स्टेटमेंट्स वगैरह गवाहान की ये वो रिकॉर्ड करें, तो ये भी चल सकता है। अब आगे चलते हैं हम कि टैक्स का जो असल चीज़ हमारा इशू था कि पैसे लगने कितने हैं, ये हम सीखने के लिए आज ये सारी डिस्कशन जो हमारी हो रही है कि पैसे कितने लगने हैं, टैक्स कौन कौन सा कब कैसे लगना है। उसके लिए हमें जो भी हमारी प्रॉपर्टी जिस इलाके में भी है उधर की डीसी रेट होता है, बाजारी कीमत होती है, वो फिक्स होती है। गवर्नमेंट कहती है कि जब ये लोग तो बहुत तेज हैं, ये क्या करते हैं कि कहते हैं हमने तो सौदा ही बिल्कुल फ्री में मिल गई है, बस हमें तो सस्ती सी मिल गई ताकि टैक्स से बचा जाए। फिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि हर इलाके की फिक्स कर दी है कि भाई कम अज कम इतने की रजिस्ट्री तो करनी पड़ेगी, इतने पे तो टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं। यानी वो आपने अपने इलाके की, अब यहां से बात शुरू हो रही है टैक्सेस की। बाजारी कीमत डीसी रेट जो है, आपकी जो प्लॉट है जिस जगह पे है उस एरिया का डीसी रेट आपने मालूम करना है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, उधर बड़े से दीवार के साथ फ्लैक्स लगा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि डीसी रेट फलां इलाके का पर मरला इतना है, तो वहां से देख लें। अदरवाइज आप वो ई स्टैंपिंग पे जाएं तो गूगल पे, तो उधर से भी आप अपनी कुछ डिस्क्रिप्शन आपसे पूछेगा, कौन सा जिला, कौन सी तहसील, कौन सा इलाका वगैरह वगैरह, आपकी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, तामीर शुदा है या सादी प्लॉट वगैरह की शक्ल में है, वो सारा कुछ आप फिल करें तो आपको रेट मिल जाएगा, डीसी रेट। डीसी रेट के ऊपर फिर हमने कैलकुलेट करना है टैक्स कि हम कितना टैक्स पे करेंगे। चलिए अभी हम आपको प्रैक्टिकल जो है वो करके दिखाते हैं कि मैंने एक 3 मरले का घर खरीदा है, उस पे मैंने कब कैसे कौन से टैक्स दिए और कौन से टैक्स ऐसे हैं जो बाज़ दफ़ा हम पे नहीं करते, गुजारा हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह वो सीख लेते हैं जी। तो ये है 3 मरला का घर जो मैंने खरीदा है। इस पे मुझे कितने खर्चात है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के टैक्स कुछ मैंने पे किए, FBR के टैक्स पे किए, कुछ CGT पे किया, रजिस्ट्रेशन पे कुछ खर्चा मेरा आया। मैं अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं कि कैसे कितना कब मैंने पे किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो खर्चे मेरे आए ना, वो इस तरह के थे। वो आते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है हमने 3%, CVT इसके कैपिटल वैल्यू टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है 2% हमने पे करना होता है। कॉर्पोरेशन फीस 1% पे करनी, टोटल ये 6% होता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो फीसें, जो टैक्स हम पे करते हैं 6% होता है। किस चीज का, किस रकम का 6% होता है? डीसी वैल्यू, बाजारी कीमत, किसी इलाके की जो गवर्नमेंट ने मुतय्यन की होती है कि कम अज कम इतना यहाँ का रेट हो, उस रेट पे आमतौर पे किया जाता है। वो जो रेट है वो मैंने पता किया, डीसी वैल्यू जिस इलाके में मेरा घर है 3 मरले का, वहां की डीसी वैल्यू क्या है पर मरला। उन्होंने कहा 1 मरले की डीसी वैल्यू उधर है, कम अज कम कीमत जो है सरकारी वो है 3,45,000 पर मरला। मेरे 3 मरले थे, 3 से ज़रब दे दें, 3,45,000 को 3 से ज़रब दी 10,35,000। 10,35,000 वहां अगर 3 मरले का प्लाट हो तो उसकी डीसी वैल्यू है बाजारी कीमत। 10,35,000 के ऊपर मैंने अब 6% टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 10,35,000 इसका 6% निकालना हो, 6% अमाउंट, तो वो कैसे निकलेगी? 10,35,000 ज़रब 6 तकसीम 100, तो ये निकल आया 62,100 रुपया। ये फीस हमने पे करनी थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन वगैरह पे कुछ खर्चे आते हैं, ये रजिस्ट्रेशन, इंतकाल फीस, ये वो डाल के 25,000 रुपया तकरीबन आ जाता है। तो 62,000 3 मरले के प्लाट की कीमत, जहां पे मैंने घर खरीदा है, प्लाट की कीमत कितनी थी उधर डीसी वैल्यू, जो अमाउंट हमने टैक्स पे करना है। अगर मैं प्लाट लेता 3 मरले का तो मुझे टैक्स पे करना पड़ता 62,100, रजिस्ट्रेशन वगैरह पे 2500 लग जाता। तो टोटल 3 मरला प्लाट पर मेरा खर्चा आ जाना था 64,600 रुपया। लेकिन
मैंने उधर प्लॉट नहीं खरीदा। प्लॉट जिस चीज की तामीर हो, तामीर शुदा का अलग से कैलकुलेट किया जाता है। अब डीसी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, 6% निकाला, 62,100 निकल आया। अब तमीर शुदा का जो खर्चा है ना, वो भी पता करें कि इस इलाके में तमीर शुदा का क्या खर्चा है, वो भी फिक्स होता है। वो मैंने पता किया तो वो 600 रुपया था पर मुरब्बा फुट, 600 रुपया था। अब मैं मुरब्बा फुट कैलकुलेट जल्दी से कर लेता हूँ। 3 मरले के कितने मुरब्बा फुट बनते हैं? 3 मरले 272 का एक मरला, एक 272 स्क्वायर फीट का एक मरला होता है। मेरे 3 मरले हैं, 272 जरब दे देते हैं 3 से, तो 816 स्क्वायर फीट है मेरी जगह जो मैंने ये 3 मरले का घर खरीदा है। 816 स्क्वायर फीट जो है ये जनाब रकबा है। तो टैक्स इन्होंने तमीर शुदा का खर्चा कितना रखा हुआ है? पक्का पक्का 600 रुपया, इस इलाके का 600 रुपया है। 816 जरब 600, ये बन गया 4,99,600 रुपया। ये है टोटल खर्चा मेरा 3 मरले का, यानी 816 स्क्वायर फीट का। तो टोटल वैल्यू कितनी है? 4,99,600 रुपया। अब इसका 6% हमने पे करना है। ये वैल्यू तो तमीरशुदा की निकल आई। इसका देना हमने टैक्स कितना देना था? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 6%। 6% जो टैक्स हमने देना है वो निकाल लेते हैं 6%। इसका उसी तरीके से जरब 6 तकसीम 100, तो ये भी टैक्स 6%, 29,376 रुपये निकल आया। दो किस्म के टैक्स निकल आए ना। एक सादा प्लाट का 6% हमने निकाला तो 62,100, तमीर शुदा का निकाला तो 29,376, दो निकल आए जनाब। इन दोनों को जमा कर लेते हैं। इन दोनों को जमा किया 91,476 रुपये। ये 3 मरला घर का टोटल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स निकल आया 91,476 रुपये। 91,476 रुपये जमा 2500 रुपया तकरीबन। ये छोटे मोटे खर्चे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के, ये मैंने लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रांसफर फीस, इंतकाल वगैरह की फीस होती है, और छोटे मोटे और लिखने पढ़ने के खर्चे तकरीबन 2500 रुपया। तो मेरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो खर्चा आया, सादा प्लाट का 6% मैंने निकाला था डीसी रेट पर, बाजारी कीमत पर, वो 62,100। तमीर का खर्चा जो तमीर शुदा का ऐड किया 29,376, और टोटल 2500 रुपया इसमें ऐड किया, 93,976 रुपये हमारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खर्चा निकला। आपके अगर 4 मरले हैं, 5 मरले हैं, 10 मरले हैं, 1 कनाल है, जितना भी है, उस हिसाब से ये प्रोसेस अडॉप्ट करके तो आप उसकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ये 6% निकाल सकते हैं। याद रखने की बात इसमें यह है, ये जो है ना सीवीटी 2%, ये शहरी इलाकों में होती है, अर्बन एरियाज में होती है। रूरल एरियाज में, देहातों में ये वाली सीवीटी जो है ये नहीं होती। शहर से अगर कुछ आप प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, सीवीटी 2% लगेगा टैक्स, लेकिन आमतौर पे गांव में नहीं लगेगा, तो ये आपका बच जाएगा। ठीक है। दूसरा टैक्स जो हमने पे किया वो था एफबीआर का टैक्स। एफबीआर का जो फेडरल टैक्स था वो 2% होता है। वो कितने परसेंट है? 2%। फॉर नॉन फाइलर, जो बंदा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, रेगुलर फाइलर है, गोशवारे जमा करवाता, उसके लिए 1%। नॉन फाइलर, जो बंदा टैक्स फाइलर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाता, उसके लिए 2%, फाइलर के लिए 1%। इसको एडवांस टैक्स भी कहते हैं। एफबीआर की लिस्ट अगर आप देखें तो उसकी वेबसाइट पर, तो वो उधर आपको बता देंगे कि 2% ये पर मरला की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है किसी इलाके की, पर मरला रेट। अब मैंने एफबीआर की लिस्ट जो वेबसाइट पे दी हुई है उस पर मरला रेट अपने मकान का जाके देखा कि मेरे इस इलाके में क्या है। उन्होंने बताया जनाब पर मरला रेट जो है इधर वो है 3,72,600 रुपया। 3,72,600 रुपया इस इलाके में जो एफबीआर का रेट है वो चल रहा है। तो मेरे 3 मरले थे, एक मरले का 3,72,600, मेरे 3 मरले थे, 3 मरले का क्या बना? 3,72,600 ज़रब 3, तो ये बन गया था 11,17,800 रुपया। 11 लाख वैल्यू 3 मरले की क्या बनी? इस इलाके में एफबीआर की जो टैक्स पे करना है, मिनिमम वैल्यू बाजारी कीमत क्या बनी एफबीआर के टैक्स के हवाले से? 11,17,800 रुपया। इसका 2% निकालना है, बिल्कुल उसी तरीके से 11,17,800 ज़रब 2 तकसीम 100, तो ये निकल गया 22,356 रुपये।
22,356 जो निकला ये था प्लॉट का। 3 मरले का अगर प्लॉट होता तो उसकी FBR की जो टैक्स है 2% वो 22,356 बनता। लेकिन मेरा प्लॉट नहीं है, दोबारा मेरा घर है, तो इसलिए तामीर का खर्चा भी पड़ेगा। 3 मरला घर की तमीर की वैल्यू 5 साल के बाद फरोख्त हो तो 1,000 रुपया पर मुरब्बा फुट। अगर 5 साल के बाद, 5 साल पहले इसने खरीदा हुआ तो फिर ये बेच रहा है तो 1,000 रुपया पर मुरब्बा फुट पड़ेगा। अदरवाइज 1,500 रुपया पर मुरब्बा फुट पड़ेगा। अगर साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बेच रहा है तो फिर 1,500, अदरवाइज 1,000। 1 मुरब्बा फुट का कितना पड़ेगा? 1,000 तमीर का खर्चा। अच्छा, 3 मरला मेरे, क्योंकि 3 मरले हैं, 1,000 है ना, तो स्क्वायर फुट निकालने। अब इधर दोबारा 3 मरले हैं तो 816 हमने निकाला हुआ है। ये 3 मरले के कितने स्क्वायर फुट? 816 बनते हैं। तो 3 मरले के 816 स्क्वायर फीट बनते हैं। 816 स्क्वायर फीट है तो 1 स्क्वायर फुट का 1,000 है, तो ज़रब दे दें 1,000 से, तो ये टोटल निकल आया 81,000। ये कितना बन गया टोटल? ये बन गया 8,16,000। 8,16,000 बन गया तमीर का खर्चा। इसका 2% निकाला तो ये बन गया जनाब 16,320। 16,320 2% निकला। अब देखिए इधर भी वो इसी तरह, ये जैसे ये सादा प्लॉट का निकला था टैक्स, ये तमीर का निकला था। इधर भी सादा प्लॉट का निकला, ये तमीर का निकला। इन दोनों को जमा कर देते हैं। 3 मरला घर का टोटल टैक्स जो हमने FBR का पे करना है वो है जनाब 22,356 जमा 16,300, ये तमीर वाला, ये दोनों प्लॉट का तमीर का जमा किया 38,676। ये हमारा टैक्स निकल आया जनाब। ये जो था FBR का, ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का निकला था ये था 93,976। अब ये जो FBR का हमने कैलकुलेट किया, दोनों को जमा करके टोटल मेरे घर का निकला था ये 38,676 रुपये बना था। ठीक है, तो ये टोटल 8% टैक्स बन गया। अगर ये देहात में होता, ये प्रॉपर्टी शहर में थी 8% है, तो अगर ये होती किसी गांव में तो फिर ये 6% रह जाता। तो इसको जमा कर लेते हैं। ये जो पहला टैक्स मैंने निकाला था वो वाला, और ये दूसरा टैक्स जो निकाला है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का और FBR का, ये वाला और ये वाला, इनको जमा कर लिया हमने। टोटल 8% टैक्स दोनों को जमा किए, 1,32,000 रुपया मेरा टैक्स बना था, जो मैंने टोटल 8% पे कर दिया था इस 3 मरला मकान का। ये CGT क्या है? बाद अब हम CGT पे करते हैं 2%। CGT कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स कब पे करते हैं? 2% पे करते हैं फॉर सेलर, ये बेचने वाला। ये बाकी टैक्स किसने पे? मैंने पे किए थे, जो मैंने खरीदा था, खरीदार पे करता है। CGT कैपिटल गेन टैक्स ये बेचने वाला पे करता है 2%। ठीक है, अगर 5 साल से पहले सेल कर रहा है, बंदे ने खरीदी प्रॉपर्टी, 5 साल गुजर गए, उसके बाद उसने सेल की, तो फिर कैपिटल गेन टैक्स नहीं पे करेगा। लेकिन अगर 5 साल से पहले वो सेल करे तो फिर उसको कैपिटल गेन टैक्स 2% बेचने वाले को ये लग जाता है। ठीक है, ये वो बेचने वाला पे करता है। तो आगे ये रजिस्ट्रेशन की फीस मैंने पहले ही बताया, ट्रांसफर फीस, अदर फीस, ये वो इंतकाल की थोड़े बहुत मिसलिनियस से खर्चे 2,500 रुपया तकरीबन लगा लें, तो ये हमारा टोटल खर्चा। तो इस तरह हमने करवाई रजिस्ट्री। टोटल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का टैक्स कैसे निकालते हैं, सादा प्लाट का कैसे, तामीर का कैसे, टोटल मकान का कैसे, FBR का कैसे जनाब, कितना कितना टैक्स, ये सारे मामलात को गौर। अच्छा, इसमें एक बात और कि ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाकी फीसें तो हम पे करते हैं बैंक में जाके, जितनी भी हमारी 1,32,000 जो निकला है ना हमारा खर्चा टोटल, ये तो हमारा खर्चा आएगा। तो इसमें ये जो कॉर्पोरेशन फीस है ना 1%, ये हमने बैंक में पे नहीं करनी, स्टाम्प पेपर के जरिए पे नहीं करनी, ये उधर ही लाइव जाके पे करनी है। कॉर्पोरेशन वालों को 1% पे करके वो मोहरें वगैरह आपको लगा देंगे, स्टैंप लगा देंगे। तो बाकी जो फीसें हैं जितनी भी वो जमा करके, तो उसका स्टाम्प पेपर खरीदना है, उसके ऊपर वो माहिदा आपने लिखना है, तहरीर लिखनी है, और उसको मोहरें लगा के साइन करवा के सारा कुछ, ये हो जाएगी रजिस्ट्री। थैंक यू वेरी मच जी। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने आपको
रजिस्ट्री के बारे में सिखाया। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मज़ीद वीडियोस भी हमारी देखना चाहते हैं। आज मैं ये कहूँगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच।